14 नवंबर 2024 1:58 गुजरात के उदवाड़ा रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा यह शख्स एक ऐसा खतरनाक अपराधी है जिसको गुजरात पुलिस पिछले कई दिनों से ढूंढ रही है। इस सीसीटीवी फुटेज की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि यह शख्स फिजिकली हैंडीकैप है जो एक पैर से लंगड़ा के चल रहा है, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर यह सिर्फ उन्हीं कोच या डिब्बों में बैठी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, जो कोच या डिब्बे सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए रिजर्व होते हैं। पहले यह आदमी डिसेबल कोच में बैठी महिलाओं से बात करता था और रात होने पर मौका देकर उन्हें जान से मार देता था, और जान से मारने के बाद उसके साथ फिजिकली रिलेशनशिप बनाता था, और यही इसका पैटर्न बन चुका था। लेकिन पुलिस के लिए इस शख्स को पकड़ पाना बेहद मुश्किल था, बिकॉज फिजिकली हैंडीकैप होने के बावजूद भी यह किलर एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड था जो कभी भी किसी एक लोकेशन पर अपने टारगेट पर अटैक नहीं करता था। इन क्राइम को अंजाम देते देते इसका हौसला इतना बढ़ चुका था कि यह अपने पैटर्न को चेंज करने वाला था। बट इन सारे इंसिडेंट में एक बात कॉमन थी कि ये सभी के सभी इंसिडेंट ट्रेन के अंदर हुए थे, सिर्फ एक इंसिडेंट के अलावा, और यही वह एग्जैक्ट टाइम था जहां पर यह अपराधी एक ऐसी गलती कर बैठा जिसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया। लेकिन पकड़े जाने के बाद इसने कुछ ऐसी बातें बताई जिसने गुजरात पुलिस को हिला कर रख दिया। केस में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, नॉट बिकॉज कि मुझे इस केस के रिगार्डिंग आपको कोई मैसेज देना है या फिर मैं वीडियो के रिटेंशन बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ समथिंग वेरी ऑनेस्ट एंड इट्स जस्ट अ पर्सनल मैसेज जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी केस में आगे बढ़ते हैं। 14 नवंबर 2024 को गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के जेपी परदीवाला कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में पढ़ने वाली 19 साल की खुशी अपने कॉलेज से घर वापस लौट रही थी। उसका घर उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर था, जहां वह स्टेशन से उतरकर अपने घर तक वॉक करके जाती थी। पर 14 नवंबर को जब वह देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी तो घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। पर उसकी लोकेशन जानने के लिए जब उन्होंने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया तो उसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज था। घर वालों ने जब इस बारे में उसकी बड़ी बहन तृप्ति को जानकारी दिया तो उसने खुशी के सभी फ्रेंड से पूछताछ शुरू करी। खुशी के ही एक फ्रेंड आनंद ने तृप्ति को बताया कि घर जाते समय वो उसके साथ कॉल पर थी, लेकिन फिर अचानक किसी आदमी की आवाज़ आने लगी, जिसके बाद उसका फ़ोन कट हो गया। घबराई हुई हालत में तृप्ति और खुशी के दोस्त जब उसे ढूंढने के लिए निकले तो स्टेशन के रास्ते के बीच में पड़ने वाले एक आम के बाग के पास उन्हें एक सैंडल मिली, और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें उसी बाग में बेहोशी की हालत में एक बॉडी मिली जो अफॉर्चुनेटली खुशी की ही थी, और वो बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। जब उसे पास के सिविल अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया, और मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की एफआईआर दर्ज करते हुए बॉडी को तुरंत फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं। पर कुछ देर बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस और घर वालों के होश उड़ा दिए, बिकॉज खुशी की डेथ एक्सीडेंटल नहीं बल्कि उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया था और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक न्यू एफआईआर रजिस्टर करी और फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि उन्हें डेड बॉडी के पास एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की शर्ट और एक काला बैग मिला, जिसमें 3 जर्सी, 2 शॉर्ट पैंट और एक मोबाइल चार्जर मिला। बैग को देखकर पुलिस को यह कंफर्म हो गया था कि यह कोई लोकल नहीं बल्कि एक ट्रेवलर है जो अक्सर ट्रेन से इधर उधर ट्रेवल भी करता है। पुलिस के लिए यह बहुत ही बड़ा एविडेंस था, और इसी एविडेंस के बिहाफ पे पुलिस ने अपनी एक टीम को उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर भेजा और वहां के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए बोला। बट अफॉर्चुनेटली उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर कोई सीसीटीवी था ही नहीं। पर पुलिस के लिए इस शख्स को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, बिकॉज उनके पास इस सस्पेक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एंड एज अ ट्रेवलर वो कभी भी पुलिस की रेंज से दूर हो सकता था और उसके बाद उसे पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता। इसलिए वलसाड डिवीजन के एसपी कनराज सिंह बघेला ने मामले को गंभीरता को देखते हुए अपनी टीम को एक्सपेंड किया, जिसके बाद उन्होंने 10 अलग अलग टीम बनाई जो टेक्निकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस केस पर काम कर रही थी। पुलिस की इन टीम ने उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से अगले और पिछले स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, और सिर्फ कुछ ही दिनों में पुलिस ने गुजरात से लेकर मुंबई तक तकरीबन 2000 से 5000 सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, और 4-5 दिनों तक चले इस सर्च ऑपरेशन की मेहनत ने आखिरकार रंग लाई। वापी स्टेशन के एक सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल वही सेम व्हाइट शर्ट पहना व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने सेम वही दिखने वाला बैग अपने पीछे टांगा हुआ था, जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिला था। और सीसीटीवी फुटेज से यह भी कंफर्म हो गया था कि यह शख्स फिजिकली हैंडीकैप है जो एक पैर से लंगड़ा कर चल रहा है। पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा अहम सुराग था, पर उनके पास सिर्फ इस सस्पेक्ट के फोटो के अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एंड मोस्टली केसेस में ऐसे किसी सस्पेक्ट की
आइडेंटिफिकेशन क्लियर ना होने की वजह से पुलिस उस लोकल एरिया के सारे पुलिस स्टेशन और जेल्स में इस सस्पेक्ट से मिलते जुलते शख्स के साथ पहचान की जाती हैं ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी का पता लगाया जा सके। पारदी पुलिस स्टेशन की एक टीम ने वही किया। उन्होंने गुजरात के उन सभी लोकल जेल्स एंड पुलिस स्टेशन में इस सस्पेक्ट की फोटो को सर्कुलेट किया ताकि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल पाए। बट अफॉर्चुनेटली पुलिस को ऐसा कोई भी क्रिमिनल इन जेल में नहीं मिला या फिर पुलिस को ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला जिसकी शक्ल इस सस्पेक्ट के साथ मिलती जुलती हो। घड़ी की सुइयां भाग रही थी और जैसे जैसे टाइम बीत रही थी पुलिस की टेंशन बढ़ती जा रही थी बिकॉज पुलिस के लिए इस सस्पेक्ट को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी था। इसलिए पुलिस ने अपनी सर्च को एक्सपेंड करते हुए अब सेंट्रलाइज नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑफेंडर को चेक करना शुरू किया। जस्ट टू लेट यू नो, सेंट्रलाइज नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑफेंडर वह डाटा होता है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट उन क्रिमिनल के रिकॉर्ड को स्टोर करके रखती है जिन्होंने ऐसे क्राइम किए होते हैं। और इन्हीं रिकॉर्ड को चेक करते करते पुलिस को बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली जहां इस सस्पेक्ट की शक्ल जोधपुर के एक जेल के क्रिमिनल से मैच हो गई। इस क्रिमिनल का नाम था राहुल करमवीर जाट उर्फ भोलू। पुलिस ने जब राहुल के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो पता चला कि वो हरियाणा के रोहतक गांव का रहने वाला है जो पहले भी चोरी चकारी केस में जेल जा चुका है और रिसेंटली ही राजस्थान जेल से चोरी के केस में छूट के आया है। पुलिस सीधा राहुल के घर पहुंचती है जहां उसके घर वालों ने बताया कि वो बचपन से ही चोरी चकारी करने लगा था जिसके बाद उन्होंने उसे घर से बेदखल कर दिया था। पर इधर दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम ने राहुल को मुंबई, शिरडी और आंध्र प्रदेश रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर किया जिसका मतलब यह था कि वो अब भी ट्रेवल कर रहा था और यही वजह थी कि पुलिस राहुल को पकड़ने में अब तक नाकाम थी। इंसिडेंट को ऑलरेडी काफ़ी दिन हो चुके थे और ऐसे सिचुएशन में पुलिस के लिए सबसे बड़ा डर यह होता है कि सस्पेक्ट कहीं कोई और क्राइम ना कर दे। पर केस के एग्जैक्ट 10 दिन बाद यानी कि 24 नवंबर को पुलिस के एक मुखबिर जो मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हॉकर का काम करता था उसने पुलिस को बताया कि उसने बिल्कुल राहुल जैसा दिखने वाले एक शख्स को अभी अभी बांद्रा ट्रेन में चढ़ते हुए देखा है जो कि वापी स्टेशन की तरफ जा रही है। पुलिस ने तुरंत हरकत में आई और अपनी एक टीम को लेकर वापी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो पुलिस डिसेबल कोच में जाकर राहुल को अरेस्ट कर लेती है। फाइनली 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद राहुल अब पुलिस की गिरफ्त में था लेकिन गिरफ्तार होने के बाद नाम और शक्ल दिखने वाले भोलू ने जब अपनी कहानी और जुर्म के किस्से पुलिस को बताने शुरू किए तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने पुलिस को बताया कि वो पिछले 25 दिनों में 5 कत्ल कर चुका है। उसने पहला कत्ल 20 अक्टूबर को पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में किया जिसमें उसने एक महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर उसका सामान लेकर भाग गया। दूसरे कत्ल को उसने 25 अक्टूबर यानी कि पहले कत्ल से सिर्फ 5 दिन बाद बेंगलोर से मुर्देश्वर जाने वाली ट्रेन में किया जिसमें उसने एक यंग मेल को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने राहुल को बीड़ी पीने से मना कर दिया था। पर पुलिस के होश तब उड़ गए जब उसने बताया कि 14 नवंबर को खुशी के कत्ल करने के बाद पहले वह रेलवे स्टेशन गया जहां पर उसने एक दूध की बोतल और पानी खरीदा जिसके बाद उसका इरादा था कि खुशी के साथ सेक्स करने का। पर जस्ट बिकॉज उससे पहले घर वाले और काफ़ी सारे लोग वहां पहुंच गए थे इसलिए वह वहां से भाग गया और यही रीजन था कि उसने अपना बैग छोड़कर भाग गया था। उसने बताया कि खुशी को मारने के बाद उसने 19 नवंबर को 60 साल का सुमित्रा चटर्जी नाम के एक तबला टीचर को उसने उसके ऊपर तब तक चाकू से वार किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई जिसके बाद वह उसका सामान और 10 रुपये कैश लेकर वहां से भाग गया। और जिस दिन पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था उससे कुछ घंटे पहले भी उसने एक 21 साल की लड़की को बेरहमी से हत्या कर दी थी। पारदीप पुलिस स्टेशन और बाकी स्टेट की पुलिस ने इस हत्या को कंफर्म भी कर लिया था जिसके बाद राहुल को पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया गया। कोर्ट ने राहुल के ऊपर आईपीसी की धारा 103 और आईपीसी की धारा 64 और सेक्शन 66 लगाई हैं जिसमें अगर क्राइम प्रूव होते हैं तो राहुल को फांसी या फिर उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। बट इस केस में कोई भी फाइनल सजा नहीं सुनाया गया है लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि राहुल ने इन क्राइम को क्यों किया। और पुलिस ने जब राहुल से इन सभी चोरी के पीछे की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसे बचपन से ट्रक चलाने का शौक था बट पोलियो होने की वजह से स्कूल में सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे और पोलियो की वजह से उसकी एक पैर खराब हो चुकी थी जिसके बाद वह ट्रक भी नहीं चला सकता था। इसलिए गुस्से में आकर उसने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया। बट इन हत्याओं के पीछे क्या रीजन था यह अभी भी पुलिस के लिए एक पहेली बनकर रह गया है। खैर वजह चाहे जो भी रही हो पर राहुल के इन जुर्मों की कोई भी सफाई या कोई भी वजह उसकी इस हैवानियत को सही नहीं ठहरा सकती हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि ये सारे कत्ल चलती ट्रेन के अंदर हुई थी। मतलब कि हमारे देश के महिलाएं और मेंस अब चलती ट्रेन के अंदर भी सेफ नहीं है। और अगर वलसाड़ वाला इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो शायद पुलिस राहुल को कभी पकड़ ही नहीं सकती थी। इसलिए यह केस हम सबके लिए एक रिमाइंडर भी है क्योंकि जहाँ एक तरफ हमारे देश में लोग विकलांगों की या फिर फिजिकली हैंडीकैप लोगों की मदद करते हैं वहीं दूसरी तरफ राहुल जैसे कुछ हैवान भी हैं जो अपने हैंडीकैप होने का फायदा उठाकर लोगों के जान से खेलते हैं।
इसलिए मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आस-पास के लोगों का ध्यान रखें, उन पर नज़र रखें और अगर कुछ गलत लगे तो उसे तुरंत पुलिस को बताएँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।